शुरू करते हैं एनटीपीसी 2016 का मैथ्स का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर x से शहर y की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर y से शहर x की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति आवर है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ एक इमेज। समझिए ये दूरी है, ये x है, ये y है, ठीक है। और धारा ऐसे बह रहा है, ये क्या हो गया, ये धारा हो गया और ये x और y के बीच की दूरी हो गया। पहले बार में क्या किया, जो था वो एक नाव, जो नाव था वो क्या किया, यहाँ चलना शुरू किया ये यहाँ पहुंचा, x से y गया, फिर धारा के साथ गया, फिर जब इधर से वापस आया तो ये इधर से नाव फिर क्या हो गया, वापस आ गया। वो इधर से आते 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 फिर यहाँ आ गया, लेकिन उस समय क्या था, उसका डायरेक्शन ऐसे था। इस तरह के सवाल में होता क्या है कि जब धारा के साथ में हो, धारा के मतलब कि ये व्यक्ति और ये धारा दोनों एक दिशा में हो, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इस दोनों का नाव का और जो धारा गति वो ऐड होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल। मैंने क्या बोला कि अगर एक दिशा में हो, दोनों धारा का, ये नाव है ये धारा है, ठीक है, नाव और धारा दोनों एक दिशा में जा रहा हो तो क्या होता है, वहां पर चाल ऐड होता है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ठीक है। और अगर दोनों विपरीत दिशा में हो, नाव और धारा, तब सापेक्ष चाल क्या होता है, वो होता है नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ठीक है। अब हम इसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं। पहला क्या बोला कि वो धारा की दिशा में जाता हो, बोला था ना कि एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर x से शहर y आता। पहला क्या बोला, अगेंस्ट में आता, मतलब कि वो इसको फॉलो कर रहा है। तो वहां पे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल, नाव की चाल कितनी थी मेरी 40 किलोमीटर और ऐसे धारा कितना था 10 किलोमीटर, तो कितना हो गया चाल 30 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला, सेकंड केस में वो धारा के अगेंस्ट में आता है। जब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, जब हमको सापेक्ष चाल पता चल गया, मतलब कि धारा में ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे हमको चाल पता चल गया। अब हम मान लेते हैं कि मेरा दूरी कितना था, उसको हम कुछ दिया हुआ नहीं था, एक मान लेते हैं, एक तो मान सकते हैं, तो हम दूरी को एक मान लिए। दूरी कितना मान लिए, x, दूरी x टू y कितना हो गया, ये 1 किलोमीटर हो गया। हमको दूरी पता है, चाल पता है, समय निकल जाएगा, निकालते हैं समय को। समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल होता है, तो 1/30, ये मेरा आवर हो गया। अब जब ये था मेरा x टू y, ठीक है, अब y टू x आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये मेरा धारा के साथ में आ रहा है, धारा की दिशा में अब y से x आता है, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल कितना होगा, सापेक्ष चाल मैंने क्या बोला, जब साथ में जाएगा तो वो ऐड हो जाता है, 40 प्लस 10 50 किलोमीटर पर आवर। हमको सापेक्ष चाल भी पड़ गया, यहाँ भी दूरी तो वही रह जाएगा, तो दूरी कितना है x प्लस वाई, x से लेकर y का कितना दूरी था 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर समय कितना हो जाएगा 1/50 आवर। तो टोटल समय कितना हो जाएगा, कुल समय 1/30, पहला केस में अगेंस्ट में आने में और दूसरा केस में साथ में आने में, मतलब गया और आया कितना समय लग गया, इसका 30 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है उसका गुणज, तो 50 दिया 150 इससे भी कट जाएगा, लेकिन 100 नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 150, 30 बच्चे और 50 दिया, तो ये कितना हो गया 8/150, ये मेरा टोटल टाइम हो गया आवर,
ठीक है, कितना देर हमको लगा आपको आने और जाने में। अब कुल दूरी कितना है, 1 किलोमीटर गया 1 किलोमीटर आया, तो 1 + 1 = 2 किलोमीटर। अब हमको कुल दूरी पता है, कुल समय पता है, तो चाल निकल जाएगा इससे, तो निकालते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 2, समय कितना था 7/150। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, 2 गुना ये नीचे था 150, तो ये ऊपर चल जाएगा बटा 7, मतलब ये 8 है, सॉरी ये 8 है, 8। इसको काटते हैं, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 2 75, 75/2। इसको भाग देंगे तो मेरा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14.5, 37.5 किलोमीटर पर आवर ये मेरा हो गया औसत चाल। समझ में आया आपको? अब आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब प्रिंट प्राइस जो उस पर अंकित रहता है कोई भी सामान पर, 160 रुपया रख दिया है। यदि वो दुकानदार क्या किया कि अंकित मूल्य था उसका, उस पर 10% का छूट दे देता है, फिर भी 10% छूट देने के बाद भी उसको मालूम चलता है कि उसको 20% का प्रॉफिट फिर भी हो गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस तरह के सवाल में पहले हम लोग छूट निकालते हैं कि छूट कितना दिया गया है। ठीक है, तो छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना था, अंकित मूल्य 160, इस पर छूट कितना दिया 10%, 10/100। इसमें एक चीज ध्यान लीजिए कि इसमें भी, तो चलिए कोई बात नहीं है, अलग से बताता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 0000, कितना हो गया 16 रुपये का छूट दिया है, इतना रुपया वो छूट दिया है। तो छूट के बाद नहीं, जैसे सिर्फ छूट हो गया यहाँ पर, तब तो ये छूट ही निकालते पहले। छूट कितना हो गया 160 का 10%, तो छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 160 - 16, 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4 और 1, 144 रुपया हो गया इसका विक्रय मूल्य। लेकिन वो बता रहा है कि इतना छूट देने के जो विक्रय मूल्य हुआ उस पर भी उसको प्रॉफिट हो गया कितना का 20% का। तो जब हमको ये पता चल गया कि विक्रय मूल्य कितना है, प्रॉफिट कितना है, तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ %, या अगर हानि रहे तो हानि माइनस हानि %। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना निकल गया है 144, 100 और लाभ % कितना बोला है 20%, तो 100 + 20, तो ये कितना हो जाएगा 144 गुना 100/120, 00 12 गुना 12, तो कितना हो गया क्रय मूल्य इसका 120 रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाया मैंने। अब आते हैं अगले सवाल पर। सवाल क्या है, 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करें। मतलब कि क्या बोला है कि 8 का जो गुणज होगा 8 गुना 1, 8 गुना 2, 8 गुना 3, तो उस तरह से जो प्रथम 20 गुणक होगा हमको उसका औसत ज्ञात करना है। तो निकालते हैं इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जब हम लोग पढ़ते हैं कि सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं तो वहां पे एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता है, SN मतलब सम ऑफ n टर्म, जो मतलब जितना तक निकालना हो वहां तक का वो सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, यहाँ पर n क्या होता है जितना तक बोला जाता है, यहाँ हमको बोला गया 20 तक, 20 तक। a क्या होता है पहला टर्म, तो पहला टर्म हमको पता है, और n 20 और d क्या होता है डिफरेंस। तो पहले हम निकालते हैं वो सीक्वेंस कैसे रहेगा, 20 का 8 का गुणक कैसे कैसे होता है। 8 होगा पहला, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 24 होगा, उसके बाद 8 चौक 32 होगा, फिर 8 5 40 होगा। इसी तरह करते 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 वो 20 तक पहुंचेगा, तो 160 होगा अंतिम का। ठीक है,
अब यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पर मेरा ए कितना हो गया, ए मेरा 8 हो गया। यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है कि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म, फिर फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म में अंतर सब में कितना रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे 16 माइनस 8 आएगा। फिर अगला देखेंगे 24 माइनस 16, वो भी 8 आएगा। तो यहाँ पर 16 माइनस 8 बराबर 24 माइनस 16 बराबर 8। ठीक है, हर बार मेरा कितना आ रहा है, मेरा 8 ही आ रहा है। ठीक है, तो मेरा डी पता चल गया, ए पता है, और एन कितना बोला है, 20 तक का बोला है। तो हम यहाँ पुटिंग करते हैं सम ऑफ एन टर्म में, सम ऑफ 20 का n/2, एन कितना है 20/2, ए कितना है 2 गुना 8 प्लस एन कितना है 20 माइनस 1, और डी कितना निकला था 8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 1680 आ जाएगा। ठीक है, 1680 पूरा को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 1680 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि समय यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। 1680 आ जा रहा है। ठीक है, अब हमको पता है 1680 निकल गया, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत का फॉर्मूला होता है आपका कि सम ऑफ जितना भी आपका औसत लिख देता हूँ, औसत होता है संख्याओं, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, तो मैं संख्याओं का योग जो निकला ऐसा निकाले, वो संख्याओं एसएन जो निकला है, एसएन क्या था मेरा, वो संख्याओं का योग था। और मेरे पास कुल संख्या कितनी है, तो वो 20 को निकालना है। तो संख्याओं का योग कितना हो गया 1680, और मेरा संख्या कितना था टोटल 20 तक बोला था। 20 काटते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8, तो कितना हो गया 84। यही मेरा प्रथम 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। सवाल क्या है, 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमको यहाँ पर 90 मेज का जो क्रय मूल्य बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि माना कि एक मेज का क्रय मूल्य बराबर x। ठीक है, जब एक मेज का क्रय मूल्य x मान्य है तो 90 मेज का कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 मेज क्रय मूल्य बोल रहा है, तो 90 मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90x। अब हमको 60 का भी निकाल लेते हैं। 60 मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60x। अब क्वेश्चन बोला है कि 60 मेज का विक्रय मूल्य 90 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 90 मेज का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस हम निकाल चुके हैं 60 रुपया, क्रय मूल्य इतना है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है 60 मेज का विक्रय मूल्य कितना बोल रहा है कि वो 90 मेज के सीपी के बराबर है। 90 मेज का कॉस्ट प्राइस कितना माने है, ये सीपी, ये 90x माने है ना। सीपी की क्रय मूल्य एसपी है, क्रय मूल्य हमको पता चल गया 60 का 60x, 90 का हम माने थे 90x, जो क्वेश्चन दिया हुआ हम x माने हैं कि मेरा एक का विक्रय मूल्य है, तो 90 कितना हो गया 90x, 60 का होगा 60x हो गया। और क्वेश्चन बोला था कि 60 मेज का विक्रय मूल्य 90 मेज के क्रय मूल्य के बराबर है। हम बस जो क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से लिख दिए, तो 60 मेज का विक्रय मूल्य कितना हो गया 90x हो गया। अब 60 मेज का क्रय मूल्य हमको पता है 60x, विक्रय मूल्य पता है 90x, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लाभ हुआ आप खुद बताइए। ये 60 है, ये 90 है, प्रॉफिट हो रहा है, तो लाभ कितना हुआ उसको 90x माइनस 60x बराबर 30x, मतलब उसको 30x का प्रॉफिट हुआ है। अब हमको पूछा है लाभ परसेंट, तो प्रतिशत लाभ कितना होता है, लाभ बटा 100 गुना क्रय मूल्य। लिखता हूं मैं, लाभ लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना 100 होता है। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। मेरा क्रय मूल्य कितना है 30 मेरा लाभ था, क्रय मूल्य मेरा 60 था, और कितना है 100। 30 दूना 60, 2 50, तो कितना हो गया 50% मेरा
लाभ हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर। याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिए, आपसे सब कुछ आराम से बन जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन क्या है, यदि x393 x 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे 11 का बोल रहा कटना चाहिए, तो 11 का कटने का नियम आपको याद है? आपको मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, डिविजिबिलिटी ऑफ 1 to 20 में। वहां बताया था कि सम संख्या और विषम संख्या के अंतर का योग या तो 11 से कट जाए या तो शून्य हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, हम शून्य तो हमको पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन ये 11 से कटने का एक कंडीशन फॉलो हो सकता है। तो ये दोनों और ये दोनों का अंतर हम करते हैं इवन टर्म का और ऑड टर्म का। इवन कितना हो जाएगा, यह शुरू करते हैं तो 1 2 ये 3 + 3 होगा इवन में, 3 + 3 नहीं, ये 3 + 3। ऑड में क्या हो जाएगा, ये 1 और 9 x और 9 हो जाएगा, x + 9। ये कितना हो गया 6, ये हो गया 9। अब बोल रहा है कि इनका जो अंतर होना चाहिए वो 11 से कटना चाहिए। ठीक है, हमको क्या बोला कि अंतर होना चाहिए इवन और ऑड का। तो मेरा इवन में क्या है, x + 9 है, तो हम पहले लिखते हैं x + 9 जो जानते हैं रूल्स का अकॉर्डिंग, और इवन टर्म में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। 11 से कोई वैसा नहीं है 11 कट जाए वो, तो हम मानते हैं कि वो 11 के बराबर आए। ठीक है, तो x प्लस ये +9 है, ये -6 कितना हो जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3 बराबर 11। तो x बराबर ये +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 - 3 बराबर 8। तो मेरा 8 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा, जो x की जगह पुटिंग होगा तो वो संख्या मेरा 11 से पूरी कट जाएगा, इसलिए मेरा x का मान कितना होगा 8। ये मेरा आंसर हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ और सवाल के साथ आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। PDF टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।